वेलकम सर। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंगल सिंपल वन लाइन क्वेश्चन, कांग्रेस ना होती तो क्या होता सर? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी और रिसर्च किताब लिखी, कांग्रेस ना होती तो क्या होता। और ये किताब आज बेस्ट सेलर हुई है और मैं ऐसा मानता हूं कि शायद लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको लोगों ने बहुत सराहा है। आपने जो प्रश्न पूछा, आपने तो सिंगल लाइन में प्रश्न पूछा, आपने एक किताब में उसका जवाब दिया, लेकिन मैं पूरा जवाब देना चाहूँ तो शायद 5-6 खंड मुझे लिखने पड़ेंगे, इसलिए इसका एक लाइन में जवाब देना तो कठिन है। पर मैं इतना ही कहता हूँ कि शायद कांग्रेस नहीं। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। नहीं होती तो भारत का विभाजन नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती तो भारत में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार की एक जो मालिका हमने देखी वो शायद नहीं होती, आतंकवाद और बाकी इस प्रकार की सारी जो चीज़ें हमको आज दिखाई पड़ती है वो नहीं होती, और जो विकसित भारत आज प्रधानमंत्री बना रहे हैं शायद अभी तक हम वो बना पाते। आज जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को हमें रीडिफाइन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार से उसको हम लोगों को वापस खोजना पड़ रहा है, शायद उस आइडेंटिटी को अभी तक हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके होते। जिस प्रकार से आज दुनिया हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी को मान रही है, वो आज तक मान चुकी होती, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं होती तो ये जो हिस्टोरिकल गलतियां है 370 जैसी जिसको मोदी जी सुधार रहे हैं, ये गलतियां भी नहीं होती और एक सशक्त भारत आज तैयार होता, ऐसा मैं मानता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। सर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का एक रेप्यूटेशन है कि ये बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स है, गंदी पॉलिटिक्स है, और सालों साल से ये रेप्यूटेशन है। और ये इसीलिए है क्योंकि जिन पार्टीज की सत्ता रही है महाराष्ट्र में, उन्होंने स्ट्रॉन्गमैन, क्रिमिनल, इन सभी एलिमेंट्स को टिकट्स दी, पार्टी में लीडरशिप पोजीशंस दी और उन्हें एम्पावर किया। यू केम इन 2014 और आप क्लीन राजनीति लेकर आए, लेकिन ये क्लीन राजनीति लाने में चैलेंजेस क्या रहे हैं और इस तरीके का मेन स्ट्रीमिंग ऑफ क्रिमिनल हुआ क्यों था हिस्टोरिकली? देखिए, मैं ऐसा कहूँगा कि महाराष्ट्र ने कुछ दशकों पहले एक अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स तैयार की, विच वॉज एपिटोम ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, उन दोनों के भरोसे इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशन के भरोसे लोगों को एक प्रकार से अपने साथ जोड़ना और सरकारी पैसे पर अपने बड़े साम्राज्य को तैयार करना, इस प्रकार की एक परिस्थिति महाराष्ट्र में कई वर्षों तक हमने देखी। और आप अगर महाराष्ट्र की राजनीति को महाराष्ट्र बनने के बाद पहले 30, 40, 50 साल तक देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर ये राजनीति 50 घरानों के इर्द गिर्द घूमी है, ओनली 50 फैमिलीज। मैं ऐसा नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन फैमिलीज में भी कई फैमिलीज ऐसी थी कि जिनको बहुत बड़ा सोशल आउटलुक था, पर ऐसी भी थी कि जिन्होंने इस राजनीति को केवल अपने फैमिली तक सीमित रखा और अपने साम्राज्य तक सीमित रखा। सरकार के पैसे का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से अपना साम्राज्य फैलाना कि आम आदमी
या अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाए, और फिर उसको प्ले करना, और फिर इसमें से तैयार हुआ एक ऐसा माहौल कि जिस माहौल में फिर इनको कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल्स की आवश्यकता पड़ने लगी, इनको कंट्रोल करने के लिए गुंस की आवश्यकता पड़ने लगी, इनको कंट्रोल करने वाले बाहुबलियों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो फिर बाहुबलियों का भी प्रवेश एक प्रकार से हमारी राजनीति में हुआ, और हमने एक ऐसा दौर भी देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि जब महाराष्ट्र की राजनीति को मुख्यमंत्री कंट्रोल करते थे या अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करता था, इस प्रकार का सवाल उठाना पड़े, ऐसे भी महाराष्ट्र की राजनीति हमने देखी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का और देश की राजनीति का पूरा मुख मोड़ दिया है। एक प्रकार से ये जो सारी व्यवस्था खड़ी थी, इस व्यवस्था को तहस नहस करने का काम, जो एक क्षेत्रीय क्षत्रप तैयार हुए थे कि जो अपने यहां किसी को एंट्री नहीं देते थे, इनको डिमोलिश करने का काम ये देश की और महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ। और मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग इसको कर पाए क्योंकि मोदी जी की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप हमारे पीछे थी, और हमने ये दिखाया कि आप बिना बाहुबलियों के राजनीति कर सकते, आप ये जो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता और इनके भरोसे राजनीति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, इस प्रकार का जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म है उससे परे भी राजनीति कर सकते हैं। और ये जितने बड़े बड़े स्ट्रांग लोग थे, इनको बिल्कुल सामान्य लोग भी पराजित कर सकते हैं। ये भी हमने पिछले 10 सालों में एस्टैब्लिश करके दिखाया है। मैं ये नहीं कहता कि हम 100% सक्सेसफुल हुए, पर मैं जरूर कहूँगा उस राह पर हम बहुत तेजी से चले हैं। कई मंजिलें हमने पाई है, अभी कुछ मंजिलें और पाएंगे। स्वच्छता अभियान और चलेगा प्राइम मिनिस्टर सर का? तो स्वच्छता अभियान तो अभी चलने ही वाला है, क्योंकि हमको बहुत स्वच्छता करनी अभी बाकी है। यस सर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ये भी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस की या तो डायरेक्ट ऑफशूट्स है, या फिर अगर आइडियोलॉजिकली भी अगर डिफरेंट है, उन्होंने कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस होकर अपनी पार्टी के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब इसमें क्या हुआ है, परिवारवाद बहुत स्प्रेड हो गया है। नाउ दैट इज अनदर थिंग कि आपने आकर, प्राइम मिनिस्टर सर ने आकर वो परिवारवाद को मिटाने की काफ़ी एफर्ट्स लिए हैं, सीरियस एफर्ट्स लिए हैं। और येस्टरडे द होम मिनिस्टर अमित शाह जी ऑल्सो सेड कि आज जो पार्टियां टूटी है वो परिवारवाद की वजह से टूटी है, ना कि हमने तोड़ी है। So what is your opinion? How difficult is it to break this loop of dynasty politics? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें या देश की भी बात करें, तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक ऑर्डर तैयार होती है। देखिए, जब वर्ल्ड ऑर्डर ये अमेरिका डिटरमिन करता है, तो जो इथोस अमेरिका तैयार करता है, वर्ल्ड उसको स्वीकारता है। जो वर्ल्ड ऑर्डर होती है उसके अपने मूल्य होते हैं, उन मूल्यों पर आधारित अलग अलग प्रकार के लोग तैयार होते हैं। इसी प्रकार के एक पॉलिटिकल ऑर्डर इस देश में कांग्रेस ने तैयार की, और फिर उस पॉलिटिकल ऑर्डर को प्रमाण मानते हुए हमारे देश में कई पार्टियां तैयार हुई जो ये मानते थे कि कांग्रेस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यही सही है, परिवारवाद यही सही है, पैसे के भरोसे पॉलिटिक्स यही सही है। और अलग अलग पार्टियां जो बनी, भले उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, पर उनके लिए प्रमाण पॉलिटिक्स जिसको हम कह सकते हैं, वो कांग्रेस ही था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी कि जिसने हर तरीके से कांग्रेस की आइडियोलॉजी को नकारा और एक अपनी ऑर्डर तैयार की। और आज हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये जो सारी पार्टियां अब तैयार हो रही है, चेंज हो रही है, बदल रही है,
दे आर नाउ फॉलोइंग, ये जो बीजेपी ने ऑर्डर तैयार किया हुआ है इस ऑर्डर को वो फॉलो शुरू कर रही है। और जहां तक परिवारवाद की बात है तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि परिवारवाद का अर्थ क्या है। किसी पॉलिटिशियन का बेटा या बेटी राजनीति में नहीं आए ऐसा इसका मतलब नहीं है। पॉलिटिशियन के बेटे बेटियां नाते पोते आए लेकिन अपने बलबूते पर आए, उसको हक समझ कर ना आए। और चाहे कोई भी डिजर्विंग हो, डिजर्विंग लोगों को दूर रख के जिस समय केवल अपने परिवार के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है तो उसको परिवारवादी राजनीति कहा जाता है, जो कांग्रेस में हुआ। कांग्रेस की पतन का कारण क्या था? तो कांग्रेस में ये मान्यता थी कि नेहरू जी के घराने का व्यक्ति ही कांग्रेस को लीड कर सकता है, और आज भी वही स्थिति है। आज देखिए, खरगे जी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हो, खरगे जी कोई निर्णय कर सकते हैं? कोई मानता है कि खरगे जी निर्णय ले सकते हैं? नहीं मानता है। अल्टीमेटली निर्णय तो या तो राहुल जी को लेना है, या सोनिया जी को लेना है, या प्रियंका जी को लेना है। तो ये जो एक राजनीति की स्टाइल है जिसका कल हमारे गृह मंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि एनसीपी क्यों टूटी। टूटने का कारण वो है कि पवार साहब को एक नेचुरल एयर के रूप में उन्होंने अजित पवार को डेवलप किया, और फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, मेरे भतीजे नहीं, मेरी बेटी के हाथ में पार्टी जानी चाहिए। वही हम लोगों ने शिवसेना में भी देखा। आज उद्धव जी को ये लगता है कि भाई पार्टी या सारी पॉलिटिक्स आदित्य को हम कैसे आगे ला पाए, इसके आधार पर हमने करनी चाहिए। तो जब आदित्य को लाने के चक्कर में जब वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ देते हैं, और सूडो सेक्युलर आइडियोलॉजी जिसका श्रद्धेय बाला साहब जी ने जिंदगी भर विरोध किया, उस आइडियोलॉजी को जब वो स्वीकारते हैं तो उनकी पार्टी में टूट निश्चित है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जरूर है कि ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें केवल हम लोग परिवारवादी पार्टियों को दोषी नहीं पकड़ सकते। इसमें उनके साथ जो लोग जाते हैं, कई बार उनको चुनकर देते हैं, ऐसे लोगों का भी कुछ ना कुछ दोष तो इसमें है ही। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब इस पूरी ऑर्डर को डिसमेंटल करने का काम ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और मेरा ये विश्वास है कि राजनेताओं के बेटे बेटियां आगे पॉलिटिक्स में दिखेंगे तो अपने दम पर दिखेंगे, लोगों की सेवा करते हुए दिखेंगे। केवल किसी के पुत्र या पुत्री है इसलिए वो पॉलिटिक्स में नहीं दिखेंगे। इस ऑर्डर की ओर हम जा रहे हैं। थैंक यू सर। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइंस महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, मी पुन्हा येईन एंड अकेला देवेंद्र क्या करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर सर भी कल ही वो बोले कि मैं फिर से आऊंगा यहाँ, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वो सब जानते हैं, जैसे कि आई शो एन एग्जाम, अब की बार। तो ये जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आपका है, आपका था, जिस विच मेड यू से मी पुन्हा ये सेम कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर सर का है। बट धोखा करके जब ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट बनाई, आप आ भी गए, आप पुनः आ गए, लेकिन उन्होंने धोखा करके गवर्नमेंट बनाई। उस वक्त सर आपके क्रिटिक्स, उनकी इकोसिस्टम, उन्होंने बहुत मॉक किया। मेरा सवाल ये है, आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट एंड वुड यू से मी पुन्हा येन अगेन? देखिए, पहली बात तो ये है कि मी पुन्हा येन ये केवल सिंगल लाइन नहीं थी। मी पुन्हा येन के साथ मैं किस लिए वापस आना चाहता हूँ ये था, किसकी सेवा करने के लिए आना चाहता हूँ ये था, महाराष्ट्र को कैसे बदलूंगा ये था, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन उसमें से मी पुन्हा येन ये लाइन लोगों ने ज़्यादा कैच की, और वो इतनी कैच हो गई कि वो जो कविता मैंने पढ़ी थी उसको किसी ने बंगाली में ट्रांसलेट कर दिया, किसी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, और एक प्रकार से वो एक बहुत ही बज़ लाइन की तरह वो लोगों के बीच चली गई। और लोगों ने हमको चुनकर भी दिया, और ये बात भी सही है कि केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए
जब उद्धव जी ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा, तो उसके बाद एक समय ऐसा भी रहा, क्या होता है कि हम लोग कहते हैं ना नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो हम जब चुनकर आए तो लोगों ने कहा देखो मी पुनाइन कहा था ये आ गए, सरकार नहीं बनी तो लोगों ने कहा ये देखो ये बहुत अहंकारी थे, इन्होंने कहा था मैं वापस आऊँगा, ये अहंकार था इनका और इसलिए ये नहीं आए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। लेकिन मैंने कहा था मैं पुनाइन, तो उसमें 2.5 साल लग गए, लेकिन 2.5 साल बाद आया तो ऐसा आया कि दोनों पार्टी तोड़कर आए और 2 साथी लेकर आए। और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि 400 पार करके मैं वापस आऊंगा, तो उसके आगे प्रधानमंत्री जी का जो भाव है, उस भाव को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अपने भाषण में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और महाराष्ट्र में उनका कार्यक्रम हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने वो भाव बहुत स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लोग ये छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने आप को छत्रपति घोषित किया और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद एक दिन भी उस गद्दी को उन्होंने एंजॉय नहीं किया, एक दिन भी उन्होंने वहां बैठकर राजकाज करूंगा, अब आराम से जीऊंगा, इस प्रकार का विचार नहीं किया। उन्होंने केवल अपने आप को छत्रपति इसलिए घोषित किया कि दुनिया को यह पता चलना चाहिए कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना हुई है, हम गुलामी से बाहर आए हैं और हमारा अपना वजूद है। और तुरंत वो निकल पड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, गुलामी से बाहर निकालने के लिए, और आम आदमी को जिसको रैत कहते थे उसका भला करने के लिए वो बाहर निकले। तो मोदी जी ने कहा हमारी भी प्रेरणा हुई है, हम तीसरे बार चुनकर आएंगे, हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हम तीसरी बार चुनकर आना इसलिए नहीं चाहते कि हमको राज चलाना है, हमको समाज बदलना है, हमको देश बदलना है, हमको 2047 का विकसित भारत तैयार करना है, इसलिए हम तीसरी बार आना चाहते हैं। तो ये जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आपको दिखाई पड़ता है, ये कॉन्फिडेंस है, ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी जनता के नब्ज को जानते हैं। मोदी जी को ये ध्यान में आ रहा है कि पब्लिक अपना मन बना चुकी है, लोग उनको तीसरा मौका देने वाले हैं और अनप्रेसिडेंटेड मेजॉरिटी के साथ देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। सर, जिस स्पीड से प्राइम मिनिस्टर सर और आप बढ़ रहे हैं, आप तो कहेंगे नहीं, मैं ही कह देती हूँ, ये बात से चिंता होती है कि अब अकेली ताई क्या करेगी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन, ये थोड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस महाराष्ट्र की राजनीति में एक बिग ब्रदर रहा है और पार्टनर्स रहे हैं उनके कार्यकाल में हमने बहुत टेररिज्म देखा है, बी इट द 93 बॉम्ब ब्लास्ट, बी इट द ताज होटल बॉम्बिंग। हमने ये भी देखा है कि इतने गंभीर एपिसोड्स के बाद ना तो उनके लीडर कोई ग्रीफ, कोई चिंता, कोई मरोज कुछ व्यक्त नहीं करते। इनफैक्ट 93 के ब्लास्ट के वक्त चीफ मिनिस्टर शरद पवार जी ने एक एडिशनल ब्लास्ट इन्वेंट किया था ताकि समाज मुसलमानों पर उंगलियां ना उठाए। और ताज के बॉम्बिंग के बाद चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अपने बेटे, जिनको वो एज एन एक्टर लॉन्च करना चाहते थे, फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर के टेरर टूरिज्म के लिए होटल पर दौरा करने गए। तो now we see that terrorism has been wiped out, but why does it happen? Why does terrorism become so widespread, had become so widespread in Congress rule, and how are you able to keep the country safe under Prime Minister, sir?
देखिए, एक बात तो दुनिया का सत्य है, भय भी न होए न प्रीत, ये रामायण में भी कहा है। और जो व्यक्ति या जो संस्था या जो देश मजबूत होता है वही शांति प्रस्तापित कर सकता है, कमज़ोर कभी शांति प्रस्तापित नहीं कर सकते। और भारत ने एक ऐसा दौर देखा है कि जब हमारा पड़ोसी देश हमारे देश में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता था, आतंकियों को भेजता था, हमारे देश में अलग अलग प्रकार से बम विस्फोट करवाता था, लोगों को मारता था, और हमारी सरकार क्या कहती थी? हमारी सरकार कहती थी कि हम इसका निषेध करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, हम यूनाइटेड नेशन में जाकर कंडेम करते हैं, हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये कंडेम करते रहते थे, वो बम विस्फोट करते जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि भारत में ये ताकत नहीं है कि भारत हमारे ऊपर रिटेलिएट कर पाए। लेकिन जिस समय मोदी जी ने पहला स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस समय उनके ध्यान में आया कि भारत रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने जब दूसरा अटेम्प्ट किया और जब एयर स्ट्राइक हुआ तो उनके ध्यान में ये कैपेबिलिटी भारत की आई कि ये पुराना भारत नहीं है जो अमेरिका के पास जाकर रोएगा, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर रोएगा कि भाई हमको बचा लो, इनको समझाओ। ये सीधे अटैक करने वाला भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये जैसे उनके ध्यान में आया तो परिणाम ये हुआ कि आज उनकी हिम्मत भारत पर अटैक करने की नहीं है। आप विचार कीजिए, मुंबई पर जो हमला हुआ था 26/11 को, इट वॉज नॉट एन अटैक ऑन मुंबई, इट वॉज अटैक ऑन इंडिया सॉवरेंटी। देखिए, टारगेट जो चुने गए थे, ताज होटल, ट्राइडेंट, ये क्यों चुने गए थे? ट्राइडेंट इसलिए चुना गया था कि दुनिया की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ट्राइडेंट में रहती है। ताज इसलिए चुना गया था कि भारत के जो एक आर्थिक केंद्र है, उस आर्थिक केंद्र का सिंबल ये ताज होटल है। तो उन्होंने हर चीज इस प्रकार से चुनी थी कि एक संदेश देना चाहते थे कि हमारे सामने भारत कुछ नहीं है, 10 लोग मिलकर भी हम भारत को हिला सकते हैं। और वो संदेश उन्होंने बहुत, मैं ऐसा कह सकता हूं दुर्दैव से, कि उन्होंने सफलतापूर्वक दिया। लेकिन उस समय की हमारी रिएक्शन क्या थी? हम लोग अमेरिका के पास चले गए और अमेरिका ने ये सारी चीजें पता होते हुए भी डेविड हेडली, तहूर राणा, ये सारे जो आतंकी थे जो उसके पास थे, उनका एक्सेस भी हमको नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हम लोग वो एक्सेस ले पाए। जो लोग इस षड्यंत्र में थे उनको दंडित करने का काम हमने किया। तो कांग्रेस की सरकार में एक बहुत वीक इस प्रकार की गवर्नमेंट को हमने देखा, जो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकती थी, जो अपने आप को एसेट नहीं कर सकती थी, जो दूसरी शक्तियों पर डिपेंडेंट थी। और फिर वही चीजें नीचे तक आती है। देखिए, जैसी सरकार देश में चलती है वैसी सरकार फिर प्रदेशों में चलना शुरू हो जाती है। तो ये परिस्थितियां उस समय हमने देखी। आज हम लोग ये दावे के साथ कह सकते हैं, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अब चीन की भी ये हिम्मत नहीं है कि चीन सीधा आंख उठाकर हमारे सामने देख सके। जी, थैंक यू सर। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। अब हम इससे पहले पॉलिटिकल नहीं थे। ये थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर। इंडी अलायंस का ये नारा था, वोट फॉर इंडी, सेव इंडिया और सेव भारत और समथिंग लाइक दैट। सर, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, उनका जो अलायंस था वो। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन की कोई खास अच्छी स्थिति है नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि अंडर प्राइम मिनिस्टर सर बीजेपी ने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया और फिर लोग उसे कनेक्ट करते हैं कि
बीजेपी इज नॉट अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। अब ये बीजेपी का रोल है क्या ऑपोजिशन को जिंदा रखना? एंड सेकंड, इज इट ट्रू इफ यू किल ऑपोजिशन, इज देयर नो ऑपोजिशन वन? एंड सेकंड, इज दिस अ ब्लॉट ऑन आवर डेमोक्रेसी? पहली बात तो जो इंडिया अलायंस की बात आपने कही, तो हमारे एक बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ है, विश्लेषण जो करते हैं राजनीति का, भाऊ तोरसेकर जी। तो भाऊ तोरसेकर जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया अलायंस है इसलिए नहीं चलने वाला कि यहाँ सारे इंजन है, कोई बोगी है ही नहीं, तो लोग बैठेंगे कहाँ? और मोदी जी मजबूत इंजन लेकर इतनी बड़ी ट्रेन लेकर निकले कि जिसको जिसको बैठना है उसके लिए बैठने की जगह है। तो इसलिए ये इंडिया अलायंस चलेगा नहीं, ऐसा जो भाऊ तोरसेकर जी ने कहा था, मुझे लगता है वो आज हमको यथार्थ में देखने को मिलता है। सारे इंजन अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं, कोई कोहेरेंट इस प्रकार की ट्रेन हमको दिखाई नहीं पड़ती है। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं और हम सभी मानते हैं, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने अपोजिशन में काम किया है, तो डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना ये जरूरी भी है, और उसके अपोजिशन की जो आवश्यकता है, उसका जो महत्व है, इसको हम एक्नॉलेज भी करते हैं। लेकिन आज के अपोजिशन में और जिस समय हम अपोजिशन में थे, इसमें अंतर क्या है? अंतर यह है कि हम भले ही अपोजिशन में बैठे, लेकिन हमने इंडिया फर्स्ट की नीति को कभी छोड़ा नहीं। हमने चुनकर आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति को कभी स्वीकारा नहीं। हमने एक प्रकार से जिसको अराजकता कहते हैं, ऐसे अराजकता का माहौल तैयार करके हम सरकार को नीचे लाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमने कभी कायम नहीं की। आज मुझे तो इस बात का दुख है कि कांग्रेस जैसी पार्टी ये अपोजिशन में जाने के बाद जिस प्रकार से डिसइंटीग्रेट हो रही है, उसके कारण जो वैक्यूम तैयार हो रहा है, उस वैक्यूम को ऐसे लोग भर रहे हैं कि जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता है। ये ऐसे लोग हैं कि जो हमारी सारी ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिसमेंटल करना चाहते हैं। आप देखिए, ये कैसी व्यवस्था है कि जिस व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट उनके साइड से निर्णय दे तो अच्छा है, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई न्यायपूर्ण उनके खिलाफ निर्णय दे तो सुप्रीम कोर्ट को गाली देते, इलेक्शन कमीशन को गाली देते, इलेक्शन प्रोसेस को गाली देते, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को गाली देते, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी की है उन व्यवस्थाओं को गाली देते। तो ये तो हमारे लिए एक चिंता की, मैं ऐसा कहता हूं की जगह है कि जहां पर अपोजिशन के वीक होने से जो स्पेस निर्माण हुई है, उस स्पेस में इस प्रकार के लोग आए हैं। और उससे भी ज्यादा चिंता इस बात की है कि कांग्रेस को जब ये लगता है कि मोदी जी को हम चैलेंज नहीं कर सकते, तो ये जो ताकतें हैं, समाज विरोधी, संविधान विरोधी, इंस्टीट्यूशन विरोधी, इन ताकतों की मदद कांग्रेस जैसी पार्टी ले रही है। और फिर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई संविधान हमारे कारण खतरे में नहीं है, आप खतरे में डाल रहे हो देश का संविधान। इस प्रकार की ताकतों को दम देते हुए, बल देते हुए, उनको एक प्रकार से सेंटर स्टेज पर लाते हुए। और मैं ऐसा मानता हूं और हमारी पार्टी भी ऐसा मानती है कि अपोजिशन कभी समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त करने का कोई विचार भी नहीं है, विचार करना भी नहीं चाहिए। हम अपनी लाइन को बड़ी करते जाते हैं, धीरे धीरे अपोजिशन की लाइन छोटी होती है। हम उनकी लाइन काटते कभी नहीं है और काटना भी नहीं चाहते। जी, तो बिफोर आई लेट यू गो, ये फाइनल क्वेश्चन है और ये नॉन पॉलिटिकल इश क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है। सर, आप इंटरव्यूज देते हैं इतने मीडिया में, सर आपकी जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीतिक स्टाइल, वो आइडियोलॉजिकल है और डेवलपमेंटल है। आप ये मीडिया इंटरव्यूज 1 घंटे का भी दे दे, आप 1 घंटे तक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने शुरू किए हैं और
मॉनिटर कर रहे हैं, आप 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। आप बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट मेरे बेबीज है, फिर भी सर कुछ आपके क्रिटिक्स है जो चीजें बोलते हैं, अलग अलग रूमर्स फैलाते हैं कि देवेंद्र जी का पार्टी पे इतना होल्ड नहीं रहा है, या आपके कास्ट के ऊपर कुछ बोलते हैं, या फिर और कोई रूमर फैला देते हैं कि आप लोकसभा जाएंगे, समथिंग कोई भी कुछ भी, एवरीडे न्यू रूमर। लेकिन फिर भी डिस्पाइट द कंटिन्यूअस रूमर्स, जो महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं उनसे आप मीलों आगे हैं। तो हाउ डू यू, तो आप इतना ठहराव कैसे रखते हैं, और हाउ डू यू इग्नोर दीज वॉइसेस? नहीं, देखिए, पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे कोरी राजनीति आती नहीं है। मैंने कभी जिंदगी में कोरी राजनीति नहीं की, क्योंकि हमारे लिए तो राजनीति ये हमेशा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक उपकरण है। हमने हमेशा इस आइडियोलॉजी को माना है कि हम सोशियो इकोनॉमिक चेंज ये पॉलिटिक्स को एज ए एपरेटस यूज करके ला सकते हैं। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं भाषण भी जब करता हूँ तो 80% मेरा भाषण ये डेवलपमेंट के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक चेंज के ऊपर, हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या किया, इसके ऊपर होता है। 20% मैं राजनीति की बात करता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर हमको हमारे देश को, हमारे राज्य को बदलना है तो हमको फोकस ये डेवलपमेंट पे रखना पड़ेगा। राजनीति तो होती रहती है, सवाल जवाब होते हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन अगर हम गवर्नेंस को छोड़कर केवल एक दूसरे के ऊपर आरोप करने में लग जाए, मतलब मैं कई बार सवाल पूछता हूँ, अपने आप से भी पूछता हूँ कि 25 सालों तक उद्धव जी ने, शिवसेना ने मुंबई पर राज किया, और उसमें से मेजर कालखंड ऐसा है कि जिसमें मुंबई महानगर पालिका स्वयं उद्धव जी देखते थे। तो मैं अपने आप को और उनको भी सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई एक प्रोजेक्ट वो दिखा सकते हैं कि जिसमें उन्होंने मुंबई को ट्रांसफॉर्म किया है? ऐसा एक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, एक भी नहीं बता सके। वो जो बातें कहते हैं वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये बातों में तो इसके लिए कोई नो ब्रेनर बातें हैं। जो बातें आज मुंबई में उनके कार्यकाल में हुई है, मतलब हमारे प्रमोद जी हमेशा ये कहते थे कि जब लड़का बड़ा होता है, 17 साल का होता है, तो उसको मूछें आती है, उसके लिए माँ बाप ने का कोई उसमें कर्तृत्व नहीं है, वो तो नेचुरली आती है। ऐसा एक नेचुरल डेवलपमेंट को अगर हम छोड़ दें तो मुंबई में उद्धव जी ने कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ऐसी एक चीज़ भी वो नहीं बता सकेंगे। जबकि केवल 5 साल में मुख्यमंत्री था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मैं ऐसी कई चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। आप देख रहे हैं, ट्रांस हार्बर लिंक आपने देखी है, अभी कोस्टल रोड आपने देखा है, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो रहा है, मुंबई में जो STPs है वो आप देख रहे हैं, धारावी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो होने, ऐसे मैं सैकड़ों चीज़ें गिना सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा फोकस यही है। और जिस समय मैं राजनीति में आया तो उस समय एक मंत्र मुझे मिला, और वो मंत्र है पेशेंस इज अ वर्च्यू। राजनीति में पेशेंस होना, इससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता। और मैंने प्रधानमंत्री जी से ये सीखा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मैं गाली प्रूफ हूँ। देखिए, 2002 से 2013 तक, चाहे वो मीडिया रहे, चाहे वो अपोजिशन रहे, सुबह से लेकर शाम तक उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते थे। और ऐसी ऐसी गालियां दी है, ऐसे ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका पेशेंस देखिए कि ये 11 साल पलटकर एक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, एक जवाब भी। और इस सारी चर्चा को उन्होंने अपने डेवलपमेंट के एटीट्यूड से समाप्त कर दिया। उन्होंने मेनस्ट्रीम मीडिया का उपयोग किए बिना पूरे देश में ये इमेज तैयार करके दिखाई कि भारत को जिस नेतृत्व की आवश्यकता है वो नेतृत्व गुजरात के मुख्यमंत्री में दिखता है, और उसको भारत में लाना चाहिए, ये उन्होंने करके दिखाया।
तो मुझे लगता है कि ये जो पेशेंस उनमें है शायद उतना मुझ में नहीं होगा, लेकिन मैंने भी जीवन में यही सीखा है और इसलिए हमले होते हैं, लोग पत्थर फेंकते हैं, लोग गालियां देते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि अपने भी गालियां देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें वक्त के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने बहुत पेशेंस रखने की आवश्यकता है, वो मैं रखता हूँ। हालांकि अल्टीमेटली कोई हम लोग ऋषि मुनियों की श्रेणी में तो नहीं है, कोई वैराग्य तो हमने लिया नहीं है। कभी कभी यू हैव टू गिव बैक, मतलब हम लोग कभी कभी वापस देना पड़ता है, तो दे भी देते हैं। पर ओवरऑल मेरा जो स्वभाव है ये बहुत पेशेंट स्वभाव है। और देखिए, एक और मंत्र राजनीति का है। कभी कभी राजनीति में आपको जवाब देना भी पड़ता है, लेकिन जवाब देने का मौका कौन सा है आपको समझना चाहिए। टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत मौके पर जवाब देंगे तो आपका जवाब सुना नहीं जाएगा। जब अपना मौका हो तो जवाब दे दो, दुनिया सुनेगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।